हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जेई एडवांस 2024 के पेपर 2 के केमिस्ट्री सेक्शन को डिस्कस करेंगे। हम पेपर 1 को ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे और आपको पता था पेपर मॉडरेट आया था केमिस्ट्री का पेपर 1 में। अब देखते हैं केमिस्ट्री का पेपर 2 कैसा था। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बोर मॉडल का। आपको काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिया है किस में सबसे ज्यादा है। तो बोर मॉडल में आप पढ़े होंगे काइनेटिक एनर्जी होता है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ये सिर्फ बोर मॉडल के लिए है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो हमको चेक करना है किसमें जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर सबसे ज्यादा है। तो पहला में देखो फर्स्ट ऑर्बिट और हाइड्रोजन एटम, तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर 1 आया। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन है ना, तो जेड 2 है, ऑर्बिट 1 है, 2 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर 4 आया। यहां पर देख लो हीलियम प्लस है तो फिर से जेड 2 ऑर्बिट भी 2 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर 1 आया। ये देख लो सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस, तो जेड 3 है, ऑर्बिट 2 है, 3 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर 2.25। तो सबसे ज्यादा जेड स्क्वायर बाई स्क्वायर किसमें आया है? बी ऑप्शन में। तो आंसर बी होगा। इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। ये तो एनसीईआरटी में भी इस तरह क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये। तो पेपर 2 का भी स्टार्ट इजी क्वेश्चन से ही हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है। मेटल डिफिशिएंट ऑक्साइड सैंपल एम एंड वाई आर मेटल्स। एम इज प्रेजेंट इन +2 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। वाई का ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है। अच्छा, ये रेडॉक्स का क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो सबसे पहले हमको लगता है एम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो एम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या होगा। +2 का कितना दिया है? 1/3 है ना, तो +3 का क्या होगा? 2/3। तो तुम देख लो +2 का 1/3, तो ऑब्वियस है m+2 और m किसमें किसमें है? +2 +3, तो +3 का क्या हो जाएगा? 2/3। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 8/3 +8/3। तो हमको m का ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया और y का दिया हुआ है, तो x का वैल्यू पूछ रहा है। तो देख लो फिर सॉल्व कर लो। तो 8/3 इंटू एक्स, y का कितना दिया है? +3, 3 इंटू 2। ऑक्सीजन को तो सबको पता है -2 होता है, -2 इंटू 4 इक्वल टू 0, सबका सम 0 होगा। तो 8x/3, तो इसको सॉल्व कर लो। 3 2 या 6, 6 - 8 क्या हो गया? -2 हो जाएगा, 2 आ जाएगा है ना। 4 टाइम्स x इक्वल टू 3/4 आ जाएगा, x आ जाएगा 3/4। तो 0.75 डी ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी है ना। इस तरह क्वेश्चन जो बच्चा एनसीईआरटी में पढ़ता है वो भी क्वेश्चन कर देगा। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है। हमको पहले एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था एम का, फिर उसको निकाल के हम सिंपली, आपको पता है कोई भी कंपाउंड में सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट 0 होता है, उसको यूज कर दिए। इजी क्वेश्चन है ये भी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन दिख रहा है, क्या है। एल ग्लूकोज को ट्रीट कर रहे हैं एचआई के साथ हीट। तो एक चीज याद रखना, ये बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। चाहे डी ग्लूकोज हो चाहे एल ग्लूकोज हो, अगर उसको एचआई के साथ हीट करोगे तो मिलता है नॉर्मल हेक्सेन। तो पहले तो हमको मिल गया नॉर्मल हेक्सेन, एन हेक्सेन। एन हेक्सेन का मतलब है कोई ब्रांचिंग नहीं होगा। अच्छा, ये रिएक्शन आपको हाइड्रोकार्बन में साफ साफ एनसीईआरटी में दिया है, ये एरोमेटाइजेशन में यूज होता है। तो एन हेक्सेन का एरोमेटाइजेशन से मिलता है बेंजीन। क्या मिलता है? बेंजीन। तो पी आपको बेंजीन हो गया। क्लोरीन एक्सेस के साथ देता है ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको गैमेक्सेन भी कहते हैं, विच इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। ये एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन में डायरेक्ट रिएक्शन दिया हुआ है। गैमेक्सेन C6H6Cl6, डी ऑप्शन। इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, है ना। डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। मिक्स कर दिया है बायोमोलिक्यूल्स को और हाइड्रोकार्बन चैप्टर को। लेकिन क्वेश्चन तो इजी है, ये भी इजी क्वेश्चन है। तो शुरू का 3 क्वेश्चन तीनों होने लायक क्वेश्चन था। चलिए और देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या बोलेंगे, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है सच मायने में। PCl5 का फ्लोरिनेशन। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हो तो एनसीईआरटी में तो टॉपिक दिया नहीं है। अगर आप जेईई मेंस और या एडवांस का PYQ भी लगाए हो उसमें भी ये क्वेश्चन नहीं है। जेडीली बुक दिखोगे उसमें भी ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन है, देखिए आपको लिंक है ना, इमेज पोस्ट कर दिए हैं। NN ग्रीनवुड है ना, एक ऑथर है,
उनका बुक है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर बी है। इसका आंसर बी है, डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें दिया है कि PCl5 के फ्लोरिनेशन से मिलता है PCl4 प्लस PCl4F2 माइनस और PCl4 प्लस PF6 माइनस। वैसे सच मायने में अगर कोई बच्चा ये बुक नहीं भी पढ़ा होता तो इंटेलिजेंट गेस थोड़ा बहुत ले सकता था। देखिए क्वेश्चन में PCl5 का बात कर रहा है तो सी तो गलत हो गया, PCl3 तो है ही नहीं, और फिर यहां भी PCl3 है तो होगा तो ए और बी में ही, है ना, ए और बी में ही हो सकता था, है ना। तो कोई इंटेलिजेंट गेस ए या बी में से कोई एक ले सकता था। इस तरह क्वेश्चन को आप गेस कर सकते हो, है ना, क्योंकि दो ऑप्शन आपने साफ साफ एलिमिनेट कर दिया है। क्वेश्चन में PCl5 से स्टार्ट किया है तो PCl3 तो नहीं आएगा, तो सी डी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। आप ए बी में थोड़ा इंटेलिजेंट गेस ले सकते थे, ठीक है ना। सच, लेकिन सच मायने में ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, कहीं कोई मेंशन नहीं है, ठीक है ना। इसका आंसर बी है, आप इसको याद भी कर सकते हो क्योंकि देखा गया कई बार जो क्वेश्चन जेईई एडवांस में आता है वो मेंस में भी कई बार रिपीट कर देता है। तो जो बच्चे नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर मेंस देंगे वो इस रिएक्शन को याद कर सकते हैं, क्या पता रिपीट हो जाए, ठीक है। ये तो खैर हम बोलेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, किसी भी बुक में मेंशन नहीं है एक्सेप्ट दिस बुक। इस बुक में डायरेक्ट मेंशन है। और देखिए हम ये बुक खरीदने के लिए आपको हम नहीं बोलेंगे, एक क्वेश्चन के लिए कोई बुक खरीदना कोई लॉजिकल डिसीजन नहीं है, एक आध क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो कॉम्पिटिशन में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया मल्टीपल का रिएक्ट, ध्यान रखिएगा यहां से मल्टीपल का रिएक्ट है। क्या दिया है, एक्वस solution of hydrogen is electrochemically oxidized by O2 thereby releasing chemical energy, ठीक है। one of the products generated is नाइट्रोजन गैस, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्या क्या है। अच्छा तो हम रिएक्शन लिखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो एनोड कैथोड पे हम रिएक्शन लिखेंगे। तो एनोड पे क्या हो रहा है, N2H4 जा रहा है आपको N2 में, दिया है साफ साफ क्वेश्चन में। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है नाइट्रोजन का, -2, तो -2 × 2 -4, यहाँ -4 है, यहाँ 0 है, नाइट्रोजन फ्री स्टेट में 0 होगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कर दो, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन कर दोगे तो क्वेश्चन में होता है क्योंकि आगे आपको दिया हुआ है बेसिक मीडियम OH-, तो 4OH- कर देते हैं। तो 4OH- करोगे तो कितना होगा, H2O कितना हो जाएगा आप ये देख लो। अगर ऐसे कीजिएगा आप, है ना, अच्छा नहीं सॉरी, चूंकि इधर है ना, चूंकि इधर चार्ज है, माइनस चार्ज इधर है तो OH- इस साइड आप ऐड करोगे तो 4OH-, है ना। चार्ज को इधर -4 इधर -4 होगा। अब देख लो हाइड्रोजन कितना है, 4 और 4 8, तो इधर 4H2O कर दोगे, अब ये बैलेंस हो गया। अच्छा कैथोड पे भी कर देते हैं आपको, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे ऑब्वियस है बेसिक मीडियम है तो O2 चल जाएगा OH- में, तो O2 + 2H2O + 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4OH-, है ना। चलिए तो देखते हैं ए क्या है, OH- रिएक्ट्स विथ N2H4 गिव्स, ठीक है बिल्कुल सही है। ए बिल्कुल डायरेक्ट देखो बैलेंस करके दिखा दिए हैं, है ना। N2H4 OH- के साथ नाइट्रोजन गैस दे रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो ए बिल्कुल सही है। बी देखे, एट कैथोड, नहीं भाई कैथोड पे N2H4 कोई रोल है ही नहीं, तो ये गलत है। सी एट कैथोड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है, O2 जा रहा है OH- में, आप देख सकते हो बिल्कुल सही है, सी सही है। डी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कहाँ है भाई, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है N2 ना, तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का तो कोई डिस्कशन ही नहीं है यहाँ पर, तो डी भी गलत है, तो इसका आंसर होगा ए और सी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, आपको सब कुछ दे दिया था, सिंपल बैलेंसिंग करना था, वेरी इजी क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन तो वो कर लेना चाहिए। ये भी हम बोलेंगे एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन था। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ये भी मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। अच्छा आपको ये कन्वर्सन करना है तो चलिए देखते हैं। लिंडलार कैटलिस्ट, आपको पता है लिंडलार कैटलिस्ट क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड को सिस डबल बॉन्ड में, तो यहां सिस डबल बॉन्ड है तो चलिए ये सही है। सेकेंड SnCl to HCl, अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़े होगे तो उसमें है कि स्टीफन्स एल्डिहाइड सिंथेसिस, तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा इसमें वाटर मिसिंग है। अगर वाटर नहीं दोगे तो फिर एल्डिहाइड बनना मुश्किल है, समझ गए। तो इसमें तो मेरे अनुसार थोड़ा सा एडवांस को वाटर देना चाहिए था, क्योंकि वाटर नहीं दोगे तो CN बन जाता है इमाइन में, ठीक है। तो थोड़ा सा है ना, इमाइन CH डबल बॉन्ड NH होता है,
तो बिना वाटर के ये इसके हाइड्रोलिसिस पे एल्डिहाइड बनता है। तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें वाटर देना चाहिए था। चलो चलो मान लेते हैं वाटर है, तो फिर एल्डिहाइड बन गया, सही है। NaBH छोड़, आपको पता है NaBH छोड़ एल्डिहाइड कीटोन का अल्कोहल में कर देगा। तो एल्डिहाइड कीटोन का अल्कोहल में कर देगा, तो कीटोन तो अल्कोहल में हो गया, और स्टीफन एल्डिहाइड से यहां जो एल्डिहाइड बनता वो भी अल्कोहल में जाएगा। तो ये गलत हो गया, यहाँ पे CHO है, यह अल्कोहल नहीं बनना है। तो ए हो गया आपको गलत, ए आपका गलत है। चलिए बी देखते हैं। बी में चलो लिंडलार कैटलिस्ट, चलो ठीक है, फिर से ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चला गया और शुरू में ही H3O+ कर दिए। शुरू में ही H3O+ कर दोगे तो क्या होगा आप देखो, है ना, ये जो ईस्टर है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। यहां भी जो ईस्टर है अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सही। चलिए और देखिए SnCl2HCl, फिर यहां पर बोल देंगे H2O होना चाहिए था, है ना। फिर अगर H2O नहीं डालोगे तो फिर से बताते हैं CN ग्रुप इमाइन में कन्वर्ट होता है। यहां हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि H2O है तो एल्डिहाइड बनेगा, और NaBH4 फिर से क्या करेगा, कीटोन एल्डिहाइड दोनों को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, तो फिर से ये गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए सी देखते हैं। NaBH4 तो ये बढ़िया है, यहां पर पहले ही NaBH4 दे दिया, तो बस कीटोन अल्कोहल में चल जाएगा, बिल्कुल सही। SnCl2 अब एल्डिहाइड बनाना है, अब सही है, चूंकि NaBH4 आप पहले यूज कर दिए हैं तो अब एल्डिहाइड रिड्यूस नहीं होगा, तो ये सही है। अब सब कुछ आपको दिख गया है। दिक्कत क्या आ रहा था, एल्डिहाइड बनाने के बाद NaBH4 यूज कर रहे थे, एज अ रिजल्ट ये CHO जो बनता था यहाँ पे स्टीफन एल्डिहाइड सिंथेसिस के बाद उस अल्कोहल में कन्वर्ट हो जा रहा था। लेकिन चूंकि NaBH4 C में और D में स्टीफन एल्डिहाइड से पहले कर दे रहे हैं, तो फिर जो यहां पे एल्डिहाइड बनेगा वो अल्कोहल में रिड्यूस नहीं होगा। तो इसका आंसर C और D बिल्कुल सही है। वैसे हम फिर से बता रहे हैं, एडवांस को ये मिस्टेक थोड़ा सा हो गया है, यहां पर वाटर मेंशन करना चाहिए था हर एक ऑप्शन में, क्योंकि वाटर मेंशन नहीं होगा तो जो CN आपको इमाइन में रिड्यूस होगा। किस में रिड्यूस होगा, इमाइन में रिड्यूस होगा, ये आपको एल्डिहाइड बनने वाला नहीं है। यहां हम मान ले रहे हैं कि वाटर होगा, थोड़ा सा असम्पशन है, क्योंकि अगर नहीं मानोगे फिर तो नहीं, फिर तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगर आप वाटर नहीं मानोगे तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो इसे थोड़ा सा एजम्पशन किया गया है कि वाटर तो है। चलिए सी और डी, है ना, ये थोड़ा सा मतलब मॉडरेट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। वैसे सारे रिएक्शन एनसीईआरटी के ही हैं, बाहर के नहीं है, एनसीईआरटी के ही हैं। मतलब आप देख सकते हो जो बच्चा मैकेनिज्म अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ेगा समझ समझ के, और मैकेनिज्म ये सब अच्छे से करते जाएगा, तो वही उसका जेईई एडवांस की केमिस्ट्री में अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी मल्टीपल करेक्ट है। परऑक्सी लिंकेज, तो आपको स्ट्रक्चर पता है ना, देखो बता ही देते हैं। H2H2O7 में कोई परऑक्सी लिंकेज नहीं है ना, ये तो इसको ओलियम भी कहते थे, आपको है ना, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, कोई परऑक्सी लिंकेज नहीं है। H2H2O8 परऑक्सी लिंकेज है, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड इसको कहते हैं। अब स्ट्रक्चर से देख लो, है H2H2O5 में भी नहीं है, देख लो स्ट्रक्चर। कोई परऑक्सी लिंकेज नहीं है, यहां पर एक सल्फर का लोन पेयर आ जाएगा, है ना, 3 2 5 H2H2O5, और H2SO5 में है कैरोज एसिड का, है ना, इसको कैरोज एसिड कहते हैं, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो परऑक्सी एसिड परऑक्सी लिंकेज बी ऑप्शन में है, और परऑक्सी लिंकेज डी ऑप्शन में है, ए और सी में नहीं है। तो इसका आंसर है बी और डी, है ना। जो बच्चा रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना सीखा था वो उससे भी कर सकता था। आपको रूल पता होगा कि अगर नॉर्मल तरह से अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो और वो 6 से ज्यादा आ जाए तो मॉलिक्यूल में परऑक्सी लिंकेज का चांस बनता है। तो आप इसमें करोगे तो +6 है रूल से, परऑक्सी लिंकेज नहीं हो सकता है, चांस कम है। इसमें भी 6 से कम आएगा, चेक कर लो, तो क्या आएगा 2x - 10 +4 आ जाएगा, तो इसमें परऑक्सी लिंकेज नहीं है। गेस कर सकते थे, वैसे स्ट्रक्चर तो इजी आना चाहिए, है ना, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, पी ब्लॉक में स्ट्रक्चर सबका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, अब आ गया हम लोग इंटीरियर टाइप क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन, एसिटिक एसिड का मोनोलेयर बनाना है 1 ग्राम चारकोल पे, ठीक है।
तो कितना मिलीमोल्स है? तो एसिटिक एसिड के मिलीमोल्स है 100 इंटू 0.5 50 मिलीमोल्स है। 50 मिलीमोल्स एसिटिक एसिड के हैं। अच्छा, कुछ एसिटिक एसिड अनएड्सॉर्ब रहा, तो जो अनएड्सॉर्ब है कितने से रिएक्ट किया? 40 इंटू 1, 40 मिलीमोल्स अनएड्सॉर्ब था। ठीक है, मिलीमोल्स लिख रहे हैं एमएम, है ना, मिलीमोल्स को एमएम लिख दे रहे हैं हम शॉर्ट में। तो 50 मिलीमोल था, इसमें 40 मिलीमोल आपको क्या हो गया? अनएड्सॉर्ब। तो एड्सॉर्ब कितना? 50 माइनस 40 घटा दो 10 मिलीमोल्स, यानी कि 10 इंटू 10 का पावर -3 मोल्स, है ना। 1 मिलीमोल होता है 10 का पावर -3 मोल्स, तो इतना एड्सॉर्ब हो गया। अच्छा, एक मोल में एवोगैड्रो नंबर है 6 इंटू 10 का पावर 23, तो मॉलिक्यूल्स कितना होगा? इसको, ये मोल्स है तो मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट कर दो 6 इंटू 10 का पावर 23 से मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगा 60 इंटू 10 का पावर 20। ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड जो कि एड्सॉर्ब हो गए हैं चारकोल पे, 1 ग्राम चारकोल पे। चारकोल का सरफेस एरिया भी दिया है 1.5 इंटू 10 का पावर 2 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। क्वेश्चन में एक ही ग्राम है तो यही है सरफेस एरिया पर ग्राम। तो क्या लिख रहा है? ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड ऑक्यूपाइज इतना मीटर स्क्वायर। तो कितना सरफेस एरिया है चारकोल का? ये टोटल मॉलिक्यूल्स कितना है तो डिवाइड कर दो, तो 1.5 इंटू 10 का पावर 2 है टोटल सरफेस एरिया। टोटल मॉलिक्यूल्स कितना है? 60 इंटू 10 का पावर 20 को कर दो 6 इंटू 10 का पावर 21, है ना। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा आपको 0.25 इंटू 10 का पावर -19, जिसको आप लिख सकते हो 10 का पावर -23 में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 का पावर -21, जो कि हो जाएगा 2500 इंटू 10 का पावर -23। तो यहाँ 10 का पावर -23 है तो P हो जाएगा 2500। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, स्टोचोमेट्री का कह सकते हो क्वेश्चन, बहुत बेसिक स्टोचोमेट्री का क्वेश्चन था। बहुत लोग चारकोल देख के सरफेस केमिस्ट्री का सोचे कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन उसका कोई खास रोल था नहीं, ये बेसिक स्टोचोमेट्री का सिंपल क्वेश्चन था। हम तो इसको इजी क्वेश्चन ही बोलेंगे क्योंकि सिंपल था आपको, है ना। एसिड का मोल दिया हुआ था, जो बच गया था वो बेस से रिएक्ट कर गया, तो एसिड का कितना मोल एड्सॉर्ब हो गया हमको पता चल गया, और सरफेस एरिया दिया हुआ था डिवाइड कर दिया, है ना। इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी आसान है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर है 2500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 8th के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सरफेस केमिस्ट्री, इसका लग रहा है आपको, सॉरी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन। W1 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। वेसल 2 कंटेन्स W2 ग्राम ऑफ, ठीक है, वही वाटर सेम है। बोथ द वेसल्स आर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सही है। मोलर मास ऑफ X इज 80% दैट ऑफ Y, ठीक है। वॉन्टो फैक्टर दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है, तो सिंपल लिख दो। देखो, डेल्टा TB1 अपॉन डेल्टा, रेशियो लेना है ना, TB2 इक्वल टू I1 KB1। अच्छा, KB तो वाटर ही है ना, है, हाँ वाटर ही दिया, तो KB का तो कोई, हाँ KB सेम रहेगा। M1 अपॉन I2 KB M2, यहां पर दोनों में सॉल्वेंट वाटर है इसलिए KB सेम रहेगा, KB कट जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है? वॉन्टो फैक्टर फॉर X, एक मिनट, हाँ ठीक है, X कितना दिया आपको? 1.2 टाइम्स, तो ये तो 1.2 हो गया, KB तो कट ही गया। अब M1 देखते हैं, M1 मछली है। पहला में W2 है, मोलर मास कितना है? 80% दैट ऑफ Y, तो W2 अपॉन हम मान लेते हैं 0.8x, है ना, मोलर मास X मान लेते हैं। Y का अगर X है तो इसको मान लेते हैं 0.8x, है ना। तो ये मोल्स हो गया अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो शायद W1 ही है, ठीक है। ये ग्राम में है, ऊपर 1000 हो जाएगा। यहां भी रेशियो था I1/2 1.2 है, और ये क्या हो जाएगा? दूसरे में क्या है? W2 ही है ना, अपॉन X, और W1 आ जाएगा इंटू 1000, तो 1000 से 1000 कट गया, W1 से W1 कट गया,
W2 कट गया, x कट गया, तो सिंपल हुआ 1.2 अपॉन 0.8, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये 1.5 आएगा। अच्छा, क्वेश्चन में परसेंटेज का बात किया है तो 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 150% आ जाएगा। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जो बच्चा एनसीईआरटी भी सॉल्व किया होगा, सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कर दिया होगा। बस आपको इस तरह क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तभी गलत हो सकता है, नहीं तो क्वेश्चन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, है ना। जेईई मेंस में भी इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, तो एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल था ही नहीं, मेंस लेवल का न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, है ना, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के बी इंटू एम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल स्ट्रैंड डीएनए यानी कि बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है न्यूक्लिक एसिड से। अच्छा, डीएनए में तो आपको पता है एडेनिन बनाता है थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एनसीईआरटी बुक में दिया है, सब सब देखिएगा। और साइटोसिन बनाता है गुआनिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द डबल स्ट्रैंड डीएनए इनटू 2 सिंगल स्ट्रैंड इज डैश किलो कैलोरी। एवरेज एनर्जी पर हाइड्रोजन बॉन्ड 80 में दिया है, सीजी में दिया है, और एयू तो आरएनए में होता है, इससे कोई डेटा को यूज है नहीं, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो अब देखते हैं कितना 80 पेयर है। 80 सीजी 80 सीजी 80 सीजी सीजी 80 टी टी सी ए जी। तो देखते हैं कितना एडेनिन थायमिन का पेयर है। 1 2 3 4 5 6 7 एडेनिन थायमिन का पेयर है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या डेटा है 81 प्लस सीजी कितना है 1 2 3 4 5 6, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या डेटा है 1.5, क्या हो जाएगा 14, है ना, ये कितना 18 27 41 किलो कैलोरी। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बस इसमें यही कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था। दो ये कि पहला कि डीएनए में एडेनिन थायमिन के साथ और साइटोसिन गुआनिन के साथ बनाता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, और एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और साइटोसिन गुआनिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एनसीईआरटी में भी साफ साफ दिया है, तो ये तो हम बोलेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। मॉडरेट बोलेंगे, ये तो ईजी हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को फैक्ट्स पता नहीं होता है बायोमोलिक्यूल्स का, लेकिन है तो एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यूरेनियम है, लेड में जा रहा है। अच्छा, एज ऑफ रॉक निकालने का है तो क्वेश्चन। चलिए देखिए कैसे करते हैं इस तरह क्वेश्चन को। तो यूरेनियम 238 जब जाता है लेड 206 में, तो साथ साथ इमिट करता है अल्फा और बीटा पार्टिकल। यहां हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये डेटा अल्फा बीटा के नंबर से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन को क्या दिया है कि इतने टाइम के बाद क्या मास का रेशियो है लेड आउट का, आपको 7 है। चलिए देखते हैं तो फिर कैसे। मान लेते हैं इनिशियली इसका ए मोल है, तो इसका इनिशियली क्या होगा 0, इसका क्या होगा कुछ टाइम के बाद a माइनस एक्स, तो इसका क्या होगा x। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या रेशियो है लेड का, अच्छा लेड का x मोल से, तो मास क्या होगा, तो x इंटू 206 अपॉन a माइनस एक्स इंटू 238। ये क्या दिया है क्वेश्चन में, मास का रेशियो दिया हुआ है 7, और आपको पता है फॉर्मूला टाइम का, वैल्यू ऑफ एज का सैंपल पूछ रहा है ना, तो आपको पता है हाफ लाइफ दिया है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2.303 बाई लैम्डा लॉग a बाई a माइनस एक्स, a बाई a माइनस एक्स, और लैम्डा क्या होता है 0.693 बाई टी हाफ, वो पुट कर दो, है ना। लैम्डा आ जाएगा आपको यहां से 0, हाफ लाइफ दिया है तो 0.693 अपॉन 4.5 इंटू 10 का पावर 9। अब देखिए a बाई a माइनस एक्स से निकालना पड़ेगा, तो क्या होगा, आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन गंदा है ना। तो होगा आपको 7a माइनस 7x
है ना। यहाँ पे आपको, या फिर रुक जाओ 1 मिनट, हम थोड़ा कैलकुलेशन आपके लिए ऐसा कर देते हैं। 1 मिनट। a माइनस एक्स बाई एक्स हो जाएगा 206/7 इंटू 238, है ना। और हमको चाहिए क्या, a बाई a माइनस एक्स। तो a बाई यहां से तुमको, हाँ इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। a और a थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पर, है ना। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो, है ना, तो सॉल्व कीजिएगा आप, तो आपको a और x में रिलेशन मिलेगा। रिलेशन मिलेगा तो आप, है ना, यहाँ पे पुट कीजिएगा a बाई ए माइनस एक्स में। यहाँ से आप देख सकते हो a और x में रिलेशन मिल जाएगा, उसके में सब शूट कर देना। तो जो टाइम आ जाएगा रफली, आप सॉल्व करो, बहुत थोड़ा गंदा कैलकुलेशन है यहाँ पर। टाइम सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पर पुट करोगे तो आ जाएगा, लैम्डा आपको बता ही दिए हैं कैसे पुट कर दोगे, तो आ जाए आपको करीब कुछ 1 पॉइंट, है ना, 143 पॉइंट समथिंग आता है सॉल्व करने पे। 143.3 इंटू 10⁸ ईयर्स। थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, है ना। 206x हो जाएगा, फिर 238 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर दोगे, a और x में रिलेशन आ जाएगा, है ना। तो उसको x के टर्म्स में रख देना, a के टर्म्स में यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। और तुमको a भी दिया हुआ है, कुछ 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9.3 आता है, करीब 9.3 आता है, तो अप्रोक्सीमेशन कर लोगे ये आ जाएगा, ये 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो है ना, ये गद्दा थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा था इस क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कैलकुलेशन ही क्वेश्चन में है, बाकी क्वेश्चन, है ना, एकदम इस तरह क्वेश्चन आपको, है ना। एनसीईआरटी में खैर ये टॉपिक तो नहीं दिया है एज ऑफ रॉक वाला, लेकिन फिर भी एक इस तरह क्वेश्चन था SO2Cl2 वाला। SO2Cl2 जाता है SO2 प्लस Cl2 में, तो जिसको उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो भी इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकता था। इस क्वेश्चन में सिर्फ डिफिकल्टी यही है, कैलकुलेशन इसका थोड़ा बेकार है ना। उसमें ही टाइम लग सकता था, उसमें ही बच्चे गलती कर सकते थे, बाकी क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वही, यहां पर P आ जाएगा 143.3, तो अप्रोक्सीमेट करके आप कुछ 143 कर सकते हो, आंसर 143 होगा। ठीक है, और यहां पर मास का रेशियो है, तो चूंकि हम यहां मोल्स लिए हैं तो आप लिख देंगे x इंटू 206 अपॉन a माइनस एक्स इंटू 238 इक्वल टू 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल है जिनका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। चलिए देखते हैं। देखो, तो COCN4 4 माइनस, यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो मतलब आर्गन 3D7 4H2। और आपको पता है Cn माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, तो करेगा क्या, जो S इलेक्ट्रॉन है वो D में ही आ जाएगा, D9 सिस्टम बन जाएगा। तो 4 लाइगेंड है, तो एक S और 3 P यूटिलाइज हो जाएगा, तो ये sp3 है, बिल्कुल सही। ये भी उसी तरह का है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, 0, सॉरी, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट। और CO बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड आपको पता है, तो यहां भी sp3। एक CF4 तो आपको पता है ज्योमेट्री वेस्पर थ्योरी से स्क्वायर प्लेनर होता है। स्क्वायर प्लेनर तो ये तो नहीं होगा। PCl4 प्लस भी टेट्राहेड्रल होता है ना, PCl Cl 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 प्लस टेट्राहेड्रल। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा PD2 प्लस, ये ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट है PD2 प्लस, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमेशा स्क्वायर प्लेनर बनाता है, हमेशा, कोई एक्सेप्शन नहीं। तो ये DSP2 होता है, PYQ में कई बार आ चुका है क्वेश्चन। ICl4 माइनस XCF4 की तरह ही है, तो ये भी आपको स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, तो ये भी गलत है। हाँ, CuCN4 3 माइनस कॉपर प्लस 1 आ गया, तो है ना, तो कॉपर प्लस 1 D10 हो गया, D10 सिस्टम समझ गए। तो 4 Cl माइनस D10 सिस्टम है ना, तो D ऑर्बिटल में तो कुछ खाली है ही नहीं, तो sp3 में चल जाएगा। और व्हाइट फॉस्फोरस तो भाई एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है, P ब्लॉक में स्ट्रक्चर इसका sp3 होता है। तो कितने होगा sp3, गिन लो, 1 2 3 4 और 5, तो आंसर 5 है इसका।
ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ऑब्वियस एग्जाम में थोड़ा टाइम लगता है, इतना जल्दी आप सोच नहीं सकते थे, लेकिन ये डुएबल क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। जो बच्चा पीवाई क्यू अच्छे से सॉल्व किया होगा ये क्वेश्चन कर दिया होगा, वो इसमें कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इसलिए पीवाई क्यू भी करते रहिएगा हमेशा, एटलीस्ट 10 केमिस्ट्री में एटलीस्ट 2000 है ना 7-8 से लेकर 2023-24 तक का पीवाई क्यू जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरिक क्लोराइड टेस्ट दे रहा है, तो याद रखिएगा फेरिक क्लोराइड देता है, फेनॉल देता है या इनोलिक कंपाउंड देते हैं, फेनॉल या इनोलिक कंपाउंड, ठीक है। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे इसका वेकेंट रहेगा। 3 इक्विवेलेंट ऑफ NH2 सिलेक्ट कर रहा है, यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन है। तो मतलब दिख गया आपको साफ साफ कि जो P है आपको ये कंपाउंड है। अब देख सकते हो साफ साफ कि तीनों OH है वो एक दूसरे के रिस्पेक्टिव मेटा पोजीशन पे होंगे, क्योंकि साफ साफ दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा है तो ऑर्थो पे नहीं हो सकता है। और इसका हम टॉटोमेरिज्म कर देंगे, क्या कर देंगे, टॉटोमेरिज्म। ये इनॉल फॉर्म है, कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है आपका P, और P को ट्रीट करोगे आप हाइड्रोक्सिल अमीन से, तो आपको पता है ऑक्साइम बनता है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड NaOH, डबल बॉन्ड NaOH, ऑक्साइम है, डबल बॉन्ड NaOH, ऑक्साइम है। ठीक है, ये क्यों हो गया है ना, ऑक्साइम एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है, एल्डिहाइड कीटोन का हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन से ऑक्साइम बनता है। तो यही था, इस इंफॉर्मेशन से मिल गया कि हम यहाँ कीटो फॉर्म का बात कर रहे हैं, इनॉल फॉर्म का बात नहीं कर रहे हैं। और क्या दिया है, P विथ एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये ध्यान रखो, ये अल्फा हाइड्रोजन है, एल्डोल पढ़े होगे तो एल्डोल में कॉन्सेप्ट होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है और एक्सेस है, मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन चल जाएगा, है ना, एक्सेस होना चाहिए। और एक्सेस मतलब CH3I, तो सारे अल्फा हाइड्रोजन हटके मिथाइल लगने वाला है। सॉरी 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 सॉरी, है ना। तो ये क्या मिल गया आपको, R, ये R है, ये आपको R है, ये R है आपको। फिर क्या दिख रहा है, R का रिएक्शन कर रहे हैं एक्सेस ऑफ आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप साफ साफ देख सकते हो यहां कीटोन के पास स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहां पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है कीटोन पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस आप देख सकते हो हर एक कीटोन के बगल में 4 मिथाइल ग्रुप है, तो फिर ग्रिग्नार्ड को अटैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मिथाइल ग्रुप 6 को क्वेश्चन यही पूछ रहा है लास्ट में कि कितने मिथाइल ग्रुप है कंपाउंड एस में, तो मेरे अकॉर्डिंग तो P का फर्दर रिएक्शन होगा, R का फर्दर रिएक्शन होगा ही नहीं, तो मेरे अनुसार तो आंसर 6 होगा, है ना। लेकिन बहुत जगह जबरदस्ती रिएक्शन करवा भी दिए हैं तो वो भी आपको बता देते हैं, वैसे कैसे 12 आ जाएगा वो भी आपको हम दिखा देते हैं, वो भी आप देख लो कैसे होगा, लेकिन मेरे अनुसार वो सही नहीं है, वो जबरदस्ती का है। कीटोन का ग्रिग्नार्ड के साथ को पता है रिएक्शन क्या होता है ना। ये हो जाएगा आपको CH2, है ना, कार्बन मिथाइल मिथाइल हाइड्रोजन, ये तो मिथाइल मिथाइल रहेगा ही, फिर से इसमें भी OH, फिर से CH2, है ना, कार्बन मिथाइल मिथाइल हाइड्रोजन, फिर से देख लो यहां पर 2 मिथाइल मिथाइल, यहां भी 2 मिथाइल मिथाइल, और यहां पे क्या आ जाएगा देख लो तो फिर से CH2 C, 2 मिथाइल मिथाइल हाइड्रोजन। तो फिर देख सकते हो मिथाइल कितने हो जाएंगे इस रिएक्शन में, आप देख लो 2 2 4 2 6, है ना, 2 8 2 10 2 12, तो कुछ जगह की में 12 भी दिया गया है रिएक्शन करवा के, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आंसर 6 ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि जब कीटोन में तुम इतना स्टेरिक हिंड्रेंस कर दोगे तो ग्रिग्नार्ड को अटैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो 12 भी कह सकते हो, डिपेंड करता है एडवांस ने क्या सोचा हुआ क्वेश्चन बनाने से पहले, बट 6 इज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर। तो मेरे अनुसार तो इसका आंसर 6 12 दोनों होना चाहिए, 6 भी 12 भी, जिसमें 6 ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, बाकी तो स्टेट, बस इसमें यही कॉन्सेप्ट था कि जो फेरिक क्लोराइड टेस्ट है वो याद रखना, फेनॉल और या इनॉलिक कंपाउंड दोनों देते हैं, फेनॉल भी देता है और इनॉल भी देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपको देखिए, C9H18O2। तो देखो C9H18O2 है, इसमें 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है। याद रखिएगा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैलकुलेशन में ऑक्सीजन का रोल नहीं होता है। अब C9H18 देख लो, अल्कीन टाइप है तो 1 डबल बॉन्ड होगा। फिर क्या दिया है, ब्रोमीन वाटर डिकलराइज कर रहा है, मतलब अल्कीन है। और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, क्या दे रहा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। P ऑन ओजोनलेसिस फॉलोड बाई H2O2, मतलब जो एल्डिहाइड है वो तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, गिव्स Q एंड R। क्या दे रहा है, Q दे रहा है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म, R नहीं दे रहा है। मतलब क्या है कि जो अल्कीन में 2 साइड है उसमें एक साइड आयोडोफॉर्म दे रहा है, दूसरा साइड आयोडोफॉर्म नहीं दे रहा है। तो हम बना के देखते हैं क्या होगा। देख लो आप, CH3 CHOH है ना, फिर हो जाएगा आपको, देख लो CH है ना, CH2, एक मिनट, CH डबल बॉन्ड 1 2 3 4 है ना, CH, फिर देख लीजिए आप CH2 COH H, और यहां पर इथाइल हो जाएगा। ये तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, सुनो 1 2 3 4 5 6 7 2 9, सही है। ध्यान रखिएगा, ऑब्वियस है, इतना जल्दी इसलिए सोच लिए क्योंकि पहले से भी क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कर लिए थे एग्जाम में भी, लेकिन ध्यान रखिएगा आप सोच लेते, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा टाइम लगता आपको। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि एक है ना, एक कंपाउंड आयोडोफॉर्म दे रहा है, एक कंपाउंड आयोडोफॉर्म नहीं दे रहा है, मतलब ऑब्वियस है एक साइड से आयोडोफॉर्म देगा, मतलब मिथाइल CH3 CHOH होगा, दूसरे साइड से CH3 CHOH नहीं होगा। तो ये आपका हो गया P। ये क्या है आपको, हाँ P हो गया। डिकलराइज करेगा ही, सी डबल बॉन्ड सी है तो ब्रोमीन वाटर डिकलराइज करेगा ही। ओजोनलिसिस कर दोगे तो देखो यहां एल्डिहाइड मिलेगा, यहां भी एल्डिहाइड मिलेगा और एसिड मिल जाएगा। तो देख लो क्या होगा, CH3 CHOH CH2 COH, या वो क्या हो गया, Q है ना, Q आयोडोफॉर्म दे रहा है तो Q हो जाएगा। और R क्या होगा तुम देख लो, है ना, इथाइल COH H CH2 COH, ये हो गया आपको R। तो दिख सकता है आपको Q में CH3 CHOH ग्रुप है तो ये आयोडोफॉर्म देगा, इसमें CH3 CHOH नहीं है तो ये आयोडोफॉर्म नहीं देगा। अब क्या कर रहे हैं हमको, Q और R का PC से ऑक्सीडेशन कर दोगे तो अल्कोहल कीटोन में बन जाएगा, और अल्कोहल जब कीटोन में बनेगा तो तुम देख सकते हो ये बीटा कीटो एसिड है, अल्फा अगर बीटा, अब फिर देख लो अल्फा बीटा, अगर जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो कीटोन ग्रुप आ जाएगा। और आपको पता है बीटा कीटो एसिड हीट करने पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है, इंपॉर्टेंट है, बीटा कीटो एसिड ऑन हीटिंग अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन, क्वेश्चन में दिया हुआ आप देख लो साफ साफ, फॉलोड बाय हीटिंग, है ना। तो एक मिल जाएगा आपको हीटिंग के बाद एसीटोन, एक मिल जाएगा आपको एसीटोन, यह है एस, और एक मिल जाएगा आपको 2 ब्यूटानोन। और दोनों आयोडोफॉर्म, दोनों मिथाइल कीटोन है तो दोनों दे रहा है, आयोडोफॉर्म दिया भी है कि बोथ SN2T सोर्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म, तो दोनों आयोडोफॉर्म शो कर रहा है। तो क्या पूछ रहा है, सम ऑफ ऑक्सीजन एटम इन SN2, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था ये, तो हम इसको गुड क्वेश्चन बोलेंगे। ये आसान क्वेश्चन नहीं था क्योंकि एग्जाम में इतना सोच के इतना रिएक्शन आगे करने में टाइम लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, यहां पर आगे क्वेश्चन में हमको पता है एक और पार्ट पूछ रहा है, तुम Q और R याद कर ले रहे हैं क्योंकि आगे काम आएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, तो उसी पार्ट से है ना। तो Q और R का स्ट्रक्चर हम देख लिए थे, Q था आपको, है ना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड हम बनाए थे, फिर से
3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, है ना, 1 2 3 4, है ना, 3, और R था आपको मिथाइल की जगह इथाइल आ जाएगा, है ना। क्यू आर तो हम बना ही दिए थे आपको और दिखा दिए थे कि 499, है ना, 499 मोल वाटर लॉस हो गई। ध्यान रखिएगा, बताए भी थे आपको पहले हम, है ना। पॉलीमराइजेशन करोगे तो देख लो, फॉर एग्जांपल अगर इसका 1 मोल लोगे, इसका 1 मोल लोगे तो 1 मोल वाटर लॉस होगा, इसका 2 मोल लोगे तो 3 मोल वाटर लॉस होगा। तो सीक्वेंस क्या था, 2x - 1 का बन रहा था। यहां पर x था मोल्स ऑफ ईच एसिड, है ना, ईच है ना हाइड्रोक्सी एसिड। तो 500 लोगे तो 200 इंटू 5 2 इंटू 500 -1 आपको आ जाएगा 999 मोल। तो मतलब क्या है, आपको 500 मोल्स 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और 500 मोल्स आपको 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड का, सॉरी एच है, ये एच है ना, 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड का पॉलीमराइजेशन करोगे तो 9 मोल्स वाटर का लॉस हो जाएगा, 999 मोल्स वाटर का लॉस हो जाएगा। तो देख लो, फिर मोलर मास निकालना है आपको कोपॉलीमर का, तो क्या होगा तुम देख लो, 500 मोल से इनका मोलर मास निकाल लो, कितने हो जाएंगे कार्बन, 1 2 3 4 48, कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन, 1 2 3, फिर ये भी 48, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 1 4 1 5 2 7 1 8, इसमें भी देख लो कितने कार्बन है, 2 1 3 1 4 1 5 तो 60, कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3 तो आपको 48, कितने हाइड्रोजन, 5 1 6 1 7 2 9 1 10, और कितना मोल वाटर का लॉस हो रहा है, 999, तो माइनस कर देंगे 999 इंटू 18। अब देख लो, इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, ऐड कर लो, 48 + 48 96 + 8 104 + 60 क्या हो जाएगा, 164, है ना, 48 + 48 98, है ना, प्लस 48 + 48 96 + 8 104 104 60 164 174 174 और 48 कर लो आप तो 222 आ जाएगा। 222 इंटू आप कर लो 500 तो 111000 माइनस कर लोगे ये आ जाएगा, तो ये 17,7982, इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 93018 ग्राम। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ये थोड़ा बच्चों से गलती होने का चांस थोड़ा ज्यादा था। हम बोलेंगे पूरे पेपर में सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था, क्योंकि 999 मोल वाटर लॉस होगा, ये बहुत कम बच्चे सोच रहे होंगे, जल्दबाजी में 499 कर दिए होंगे, है ना, 999 बहुत कम बच्चे सोच पाए होंगे। तो वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन बहुत कम बच्चा सही कर पाया होगा, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में सब कुछ सोच पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये एनसीईआरटी के पॉलीमर चैप्टर में पीएचबीवी पॉलीमर है, उसी पे बेस्ड था, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिटेटिव एनालिसिस का पोटेशियम आयोडाइड टू पोटेशियम फेरिसाइनाइड, बहुत फेमस क्वेश्चन है, 2012 में भी आया था, चेक करना 2012 का पीवाईक्यू, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो क्या पूछ रहा है, KI का रिएक्शन करवा रहे हैं पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ, सिंपल है, 2KI + 2K3 FeCN जो कि मिल जाएगा आपको 2K4 FeCN6 प्लस I- ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड कितना आया, 2 आ जाएगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 2012 में भी आया था और एनसीईआरटी में भी दिया हो, एनसीईआरटी में प्रैक्टिकल वाले में, अगर आप लोग लैब जाते होगे तो लैब में भी एक टेस्ट करना है ना, आपको पोटेशियम फेरोसाइनाइड वाले में। तो ये आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, जो भी बच्चा पीवाईक्यू सॉल्व करता है वो कर दिया होगा, क्योंकि आपको पता है I- रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 में, और Fe3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद रिड्यूस हो जाएगा Fe2+ में। तो यहाँ है पोटेशियम फेरिसाइनाइड, यहाँ है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नंबर एडिशन ऑफ जिंक क्लोराइड टू स्लाइटली एसिडिक मीडियम। अच्छा देखिए, ये इस क्वेश्चन का 2 आंसर होगा, याद रखना। जिंक क्लोराइड का
ZnCl2 का पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ 2 रिएक्शन हो सकता है, देख लो क्या है। एक है ना, अगर तुम इसका 2 मोल ले लो तो ये बन जाएगा Zn2 FeCN होल 6 प्लस 4 KCl। तो कॉम्प्लेक्स में जिंक के कितने आयंस हो गए? 2। या एक बहुत फेमस कॉम्प्लेक्स है 2012 में आया था, ये बनता है K2 Zn3 FeCN होल 6 होल ट्वाइस। ये 2012 का, अगर आप PYQ करना क्वालिटेटिव का एडवांस में, तो ये डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स दिया है K2 Zn3। तो इसका आंसर 2 भी है, इसका आंसर 3 भी है, इसका आंसर 2 और 3 है। ठीक है, लेकिन दोनों क्वेश्चन बहुत ही था क्वालिटेटिव का। ऑब्वियस है, पॉलीमर्स का इतना अच्छा क्वेश्चन देने के बाद थोड़ा बच्चों को रिलैक्स करने के लिए दो छोटा क्वेश्चन दे दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, शायद हो गया है, 17 ही क्वेश्चन था। ठीक है, फिर तो हमने है ना पेपर 2 भी सॉल्व कर लिया, और आप देख सकते हो पेपर 1 पेपर 2 के डिस्कशन के बाद केमिस्ट्री का पेपर हम बोलेंगे मॉडरेट टू टफ साइड था, है ना, मॉडरेट टू टफ साइड था। और जो बच्चा एनसीईआरटी भी ईमानदारी से करता उसके एटलीस्ट 80 मार्क्स आ सकते थे, प्रोवाइडेड वो एनसीईआरटी को अच्छे से समझ के करता, मैकेनिज्म के साथ फॉलो करता, है ना, कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।